गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा। आज उसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फर्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेलरेटेड और ओसिलेटिंग चार्ज। तो एसेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। मतलब जब चार्ज बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, और ओसिलेटिंग का मतलब होता है बड़ी तेज़ी से उसके अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना, घटना और बढ़ना। तो इन कारणों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। नंबर 2 है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपेगेशन के लिए, चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जैसे एयर वगैरह की जरूरत तो नहीं होती इनको। ये स्पेस में, मतलब जहाँ पे एयर नहीं है, एयर पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम के अंदर भी ये आसानी से मूव कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है, दीज वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की भी यही स्पीड है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में। ठीक है, इतना मीटर चलता है ये। गिवन बाय द रिलेशन C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्साइलन नोट। ठीक है, ये जो E है इसे एप्साइलन बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द साइनसोइडल वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑकर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों के अंदर जो है ओसिलेशंस होती हैं, साइनसोइडल वेव्स होती हैं। एज ए रिजल्ट they attain the maximum and minimum value at the same place and at the same time। तो जिसकी वजह से ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक ही टाइम पे अटेन करती हैं। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, उसे देख लेना अच्छे से, कि दोनों एक साथ ही मैक्सिमम होती है और एक साथ ही मिनिमम होती है। द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस आर रिलेटेड बाय E0/B0 इज इक्वल टू C। मतलब ये कांस्टेंट होता है इनका रेशो। नेक्स्ट है 5, द डायरेक्शंस ऑफ वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वेव का जो प्रोपेगेशन होता है, जो पाथ होता है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर लाइक लाइट वेव्स। तो ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है कि वेव आगे बढ़ती है किस डायरेक्शन में, पार्टिकल के मूवमेंट के जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे वेव XY प्लेन में चल रही है, तो प्रोपेगेशन उसका किस डायरेक्शन में होएगा, Z डायरेक्शन में। वेव के वाइब्रेशन अगर XY प्लेन में है तो उसके मोशन जो है वो Z डायरेक्शन में होगा। तो ये है। सिक्स्थ पॉइंट है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स इंटायरली on the electric and magnetic properties of the medium in which these waves travel and is independent of the amplitude of the field vector। मतलब इसकी वेलोसिटी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है मीडियम की, इस बात पे डिपेंड करती है ये। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन C, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डायलैक्टिक्स क्या होते हैं? डायलैक्टिक वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से पास करने देते हैं। तो यहाँ से इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। एट्थ पॉइंट है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी विच इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में इक्वली डिवाइडेड होती है। मतलब जो एनर्जी होती है आधी मैग्नेटिक फील्ड की होती है और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो इससे कंप्लीट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बनती है। 9th पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इज कॉल्ड द लाइट वेक्टर।
अब इसके अंदर दो वेक्टर थे हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन थी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो ऑप्टिकल इफेक्ट जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब के लिए जिम्मेदार है, तो इसलिए उसको लाइट वेक्टर कहते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इफेक्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा इन सब के बारे में। 10th पॉइंट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीइंग अनचार्ज्ड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन वेव्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करना, और नोट आ गया तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन वेव्स की। 11 है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Intensity of electromagnetic wave at a point is defined as the energy crossing per second per unit area normally around that point during the propagation of electromagnetic wave। तो इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पे कि कितनी एनर्जी क्रॉस करती है उस पॉइंट के एरिया में से, ठीक है, एक सेकंड के अंदर, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंप्लीट की हैं, ठीक है। इनको अच्छे से समझ लेना और मेमोराइज कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय हर्ट्ज, मैनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट वेज ऑफ एक्साइटेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी के बाद, डिस्कवरी की थी हर्ट्ज ने, साइंटिस्ट थे, तो उसके बाद काफ़ी सारी जो है वेव्स प्रोड्यूस की गई अलग अलग तरीक़ों से। द ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऑर्डरली क्या होता है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में, किसके, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। तो अगर इनको अरेंज करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ढेर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अलग अलग कैटेगरी में से डाला गया है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, तो उस पूरे पैटर्न को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो जो सारा ऑर्डर है उसका, सारी अरेंजमेंट है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आगे है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ मच वाइडर रेंज with wavelength variation 10⁻⁻14 मीटर टू 6 × 10⁻2 मीटर। तो अलग अलग ढेर सारी वेवलेंथ की रेंज है इसके अंदर। द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड सब पार्ट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज वेवलेंथ। तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्साइटेशन, कि किस तरह के जो है एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके उसमें से जो रेडिएशन निकल रही है, तो किस किस तरह के एक्साइटेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है। देयर इज़ ओवरलैपिंग इन सर्टेन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम शोइंग दैट द कोरस्पॉन्डिंग रेडिएशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड्स। मतलब कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं, कुछ वेव्स ऐसी हैं जो स्पेक्ट्रम के अंदर ओवरलैप करती हैं, मतलब दो मेथड से जनरेट की जा सकती हैं वो। It may be noted that physical properties of electromagnetic waves are decided by their wavelengths and not by method of their excitation। तो जो प्रॉपर्टी है इनकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि वो एक्साइट कहाँ से हुई है, कौन से मटेरियल में से वो निकली है। तो ये वेवलेंथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द टेबल बिलो शो द वेरियस पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, देयर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन। तो अलग अलग तरीके से जो वेवलेंथ जो है, इनकी फ्रीक्वेंसी है, इनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये डिटेक्ट कैसे होती हैं। डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, भाई यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो इनके बारे में एक ये टेबल दी गई है, इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसके अंदर सबसे पहले आती है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ठीक है। तो वेवलेंथ दे रखी है इसकी 0.326 × 10⁻² मीटर्स में है ये वेवलेंथ इनकी, वेव की लेंथ। वेवलेंथ के बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था
कि एक वेव होती है, उसकी लेंथ को वेवलेंथ बोला जाता है। तो ये वेवलेंथ जो है अकॉर्डिंग टू द वेव है, ये सब की सामने दे रखी है। माइक्रोवेव की है 10⁻³ इंटू 0.3, इंफ्रारेड की है 8 इंटू 10⁻⁷ टू 1 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं इस टेबल के अंदर, तो वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है और उसका अपोजिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है। आप फ्रीक्वेंसी को भी देख सकते हो, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁹ टू 5 इंटू 10⁻5, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे 10 की पावर्स आप देख सकते हो ये बढ़ती जा रही है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी इनकी। तो प्रोडक्शन के भी इनके दे रखे हैं। रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ओसिलेटिंग सर्किट और रैपिड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। तो एरियल जो एंटीना होता था पुराने टाइमों में जो टीवी का, उसी तरह से यहाँ भी एक एरियल होता है, उससे ओसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं, उससे रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है। रिसीवर्स एरियल, और डिटेक्शन किससे होती है, रिसीविंग के लिए भी एरियल ही चाहिए होता है, एंटीना। तो आपने पुराने टाइम में ऑब्जर्व किया होगा रेडियो वेव का रेडियो ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता था। तो दूर पे बैठे हुए भी हम अपने रेडियो जो ट्रांजिस्टर होता था उसके अंदर उसके एंटीना के थ्रू सिग्नल रिसीव कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी के सभी वेव्स को पढ़ सकते हैं इस टेबल के अंदर। मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेन पार्ट्स mentioned below in order to increase the frequency। नंबर 1 है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखा गया, उस टेबल के अंदर भी यही था। सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज। These waves are produced by oscillating electric circuit having an indicator and capacitor। तो ये वेव ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट से, जिनके अंदर इंडिकेटर और कैपेसिटर होते हैं, उनसे ये प्रोड्यूस की जाती है। यूजेस, द वेरियस फ्रीक्वेंसी रेंजेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एज मेंशन बिलो। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में इनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहला यूज़ है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज form amplitude modulated AM band। It is used in ground wave propagation। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है, मतलब धरती से धरती पे ही सिग्नल भेजने के काम आता है ये। सेकंड है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 1710 किलो हर्ट्ज टू 54 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, आर यूज्ड, किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज और मेगा का मतलब 1 लाख हर्ट्ज। यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड। ये शॉर्ट वेव SW बैंड होता है, जिसने रेडियो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया होगा उसने देखा होगा उसके अंदर एक AM बैंड होता है और एक SW बैंड होता है और एक FM बैंड होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन स्काई वेव प्रोपेगेशन। इसके लिए स्काई का यूज़ किया जाता है इस वेव को ट्रांसफ़र करने के लिए। थर्ड है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज आर यूज्ड इन टेलीविज़न वेव। तो टेलीविज़न का जो सिग्नल है वो इस रेंज की, इस फ्रीक्वेंसी रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रांसफ़र किया जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड FM रेडियो बैंड। ठीक है, ये FM बनता है। FM तो वैसे जो है हम मोबाइल में भी आजकल आता है FM बैंड। इट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल FM रेडियो। और सबसे लास्ट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज फ्रॉम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। इट इज़ यूज्ड इन सेलुलर फ़ोन कम्युनिकेशन। तो ये सेल फोन का होता है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, ये फ्रीक्वेंसी इनमें सबसे ज़्यादा है रेडियो वेव में। तो इसलिए कहते हैं ना कि इसकी मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड होती है इसकी एनर्जी। आगे है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। ये मेगा से भी आगे बड़ी यूनिट है।
They are produced by special vacuum tubes, namely क्लेस्टोन, मैग्नेटोस्टोन एंड गन डायोड्स। इनकी हेल्प से ये प्रोड्यूस की जाती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव ओवन का भी देखा है ना आपने, यूज़ किया है। तो यूजेस, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं एयरक्राफ्ट, उनके नेविगेशन के लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है, उनका पता लगाने के लिए कि वो कहाँ पे उड़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कंट्रोल टावर्स होते हैं ग्राउंड पे, वो उनको कांटेक्ट माइक्रोवेव से कर सकते हैं। रडार सिस्टम के अंदर भी इसी का यूज़ किया जाता है कि कोई और देश अगर हवाई हमला करता है तो रडार से हम पता लगा सकते हैं किस एरिया से, किस डायरेक्शन से प्लेन आ रहे हैं। सेकंड है, ए रडार यूजिंग माइक्रोवेव कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग द स्पीड ऑफ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ऑटोमोबाइल वाइल इन मोशन। हाँ, माइक्रोवेव वहाँ भी यूज़ होती है, ये आपने देखा ही है। वैसे क्रिकेट जो लोग देखते हैं उन्होंने देखा कि क्रिकेट बॉल की जो स्पीड है वो कैसे पता लगते हैं, वहाँ पे माइक्रोवेव सिस्टम लगाया होता है उन्होंने, तो वो पता कर लेता है कि कितनी इसकी स्पीड है। ऑटोमोबाइल्स की भी, जैसे चंडीगढ़ जैसे शहर में हम देखते हैं कि जो गाड़ियों की स्पीड अगर ओवर लिमिट हो जाती है तो साथ ही उनको रोक लिया जाता है नेक्स्ट चौक पे ही, क्योंकि उन्होंने वो सिस्टम लगाए होते हैं जो गाड़ी की स्पीड को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। थर्ड है, माइक्रोवेव ओवन आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। तो ये ओवन केक वगैरह बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन का यूज़ किया जाता है। और लास्ट है, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन रेल वाइल सिटिंग इन माइक्रोवेव ऑपरेटेड कंट्रोल रूम। तो ये ट्रेन को कंट्रोल करता है, माइक्रोवेव की हेल्प से पता करते हैं कि कौन सी रेल की पटरी पे कौन सी ट्रेन को जाना है। ये इनके मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोवेव की हेल्प से, माइक्रोवेव ऑपरेटेड कंट्रोल रूम में बैठ के। तो ये यूज़ थे माइक्रोवेव के। तो ये आज के हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट है। इन सब को आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है लेक्चर सुन के, और मेमोराइज़ करना है। ठीक है, जो भी चीज़ नहीं समझ आती उसको दोबारा से आप रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।